सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। क्या है कि मान लो कि हम बिल्डिंग में खड़े हैं अभी, और बिल्डिंग के नीचे है ना कुछ स्ट्रेस, कुछ एक प्लेन होगा और प्लेन पे कुछ स्ट्रेसेज लग रहे होंगे। हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, इफेक्टिव स्ट्रेस में। सेल्फ वेट ऑफ सोइल की वजह से हमने पढ़ा था कि क्या स्ट्रेसेस लग रहे हैं उस प्लेन पे। अब हम देखेंगे कि जैसे कि कहीं इस बिल्डिंग पे कुछ पॉइंट लोड है, या फिर कोई रिटेनिंग वॉल है, या फिर कोई सर्कुलर लोड लग रहा है, उसकी वजह से क्या स्ट्रेस आएगा उस प्लेन पे। हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको। ठीक है भाई, मान लो कि फर्स्ट है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू पॉइंट लोड। ठीक है भाई। मान लेते हैं कि एज्यूम, मान लो कि एक ये प्लेन है, और यहाँ पे कोई क्यू लोड लग रहा है, पॉइंट लोड। ठीक है भाई। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ जेड डेप्थ नीचे कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेस आ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है कुछ, वो निकालना है हमें। फॉर्मूले दे रखे हैं डायरेक्ट, बोस्किन्स ने दिया है, वेस्टरगार्ड ने दिया है, और भी अगर मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में फॉर्मूले है और वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई। ये मान लेते हैं कि जेड डेप्थ पे है, और ऐसे मान लो कि ये आर रेडियस दूर है, आर दूर है। ठीक है भाई। और ये क्या होगा, ये हाइपोटनिस हो गया, मतलब अंडर द रूट अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये हो जाएगा। इस पॉइंट पी पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं हम। ठीक है भाई। सो बोस्किन्स ने बोला, अजम्पशंस ली बोस्किन्स ने, कि जो ये सोयल मास है ना, वो पहले स्ट्रेस्ड नहीं है। मतलब अब जो स्ट्रेस लग रहा है, जो इस क्यू की वजह से स्ट्रेस लग रहा है, ये पहली बार लग रहा है। बोस्किन्स ने ये मानना कि बिफोर दैट स्ट्रेस, फर्स्ट अजम्पशन बोस्किन्स ने कि बोस्किन्स की फर्स्ट अजम्पशंस थी कि सोयल इज अनस्ट्रेस्ड बिफोर दिस स्ट्रेस। उन्होंने बोला कि जो सोयल है ना, वो होमोजीनियस है। ठीक है भाई, मतलब कि एक ही टाइप की सोयल है। होमोजीनियस मतलब कि अलग अलग तरह की सोयल नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सोयल नहीं है। उन्होंने बोला सोयल इज होमोजीनियस। उन्होंने बोला सोयल आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक मतलब प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। आइसोट्रोपिक मतलब कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम है, प्रॉपर्टीज इन द सेंस परमेबिलिटी सेम है। अगर नॉन आइसोट्रोपिक होता तो परमेबिलिटी जैसे एक्स डायरेक्शन में के एक्स, वाई डायरेक्शन में के वाई, जेड डायरेक्शन में के जेड। ठीक है भाई, ऐसे। और इन्होंने बोला कि इलास्टिक मानना। ठीक है भाई, इलास्टिक मानना सोयल को। और इलास्टिक है सोयल, मतलब इन्होंने माना कि हुक्स लॉ वैलिड है। इलास्टिक मटेरियल पे हुक्स लॉ वैलिड होता है, सो में पढ़ा होगा। हुक्स लॉ वैलिड इन सोयल मास। ठीक है भाई। फोर्थ,
हमने ना यहाँ पे सेल्फ वेट के लिए तो हमने पहले पढ़ लिया था स्ट्रेसेस क्या आएगी। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ वेट को हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं। सेल्फ वेट ऑफ सोयल इज नेग्लेक्टेड। सेल्फ वेट ऑफ सोयल इज नेग्लेक्टेड। ठीक है भाई। फिफ्थ इन्होंने बोला कि जो ये क्यू लोड लग रहा है ना, इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होएगा स्ट्रेस का वो यूनिफॉर्म होएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये समझ में नहीं आया होगा, सो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि इस जैसे कि एक क्यू लोड लगा और क्यू लोड की वजह से जो स्ट्रेस यहाँ आ रहा है ना जेड डेप्थ पे पी पॉइंट पे, और मान लो कि जैसे ये क्यू लोड यहाँ लग रहा है, ठीक है भाई। अब जेड डेप्थ मान लो कि ये जेड डेप्थ है, सो यहाँ पे भी स्ट्रेस सेम आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रेस सेम आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रेस सेम आएगा, यहाँ पे भी सारी जगह स्ट्रेस सेम आएगा। ये मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है भाई। अब इन्होंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि सिग्मा वी इज इक्वल्स टू के बी, बोस्किन्स का कांस्टेंट था, क्यू बाई जेड स्क्वेयर। अब ये के बी क्या है, सो इन्होंने के बी की भी एक वैल्यू ली। इन्होंने बोला के बी इज इक्वल्स टू 3/2 पाई 1 में 1 + r² बाई z² √5/2। ठीक है भाई। इन्होंने ये लिया के बी। ये सारी वैल्यू डाल लेंगे तो सिग्मा वी की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई। सो अगर आर कांस्टेंट है, इफ आर इज कांस्टेंट, सबसे पहले हम मानते हैं इफ जेड इज कांस्टेंट। इफ जेड इज कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है, हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे नहीं निकाल रहे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा, जेड कांस्टेंट ले लिया हमने, जेड को कांस्टेंट ले लिया। अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे आर बाई जेड की वैल्यू 0 है। ये आर बाई जेड है ना, जो इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पे। अब ये बोलता है कि जो आर बाई जेड की वैल्यू 0 है ना, वहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे ना आर बाई जेड को 0, आर बाई जेड को 0 रखेंगे, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3/2 पाई बच गया, और 3/2 पाई क्यू बाई जेड स्क्वेयर। 3 बाई यहाँ पे वैल्यू आएगी 3/2 पाई क्यू बाई जेड स्क्वेयर। ठीक है भाई। और जैसे जैसे आर की वैल्यू, आर बाई जेड की वैल्यू इंक्रीज होएगी, इसकी इफेक्टिव जो ये वर्टिकल स्ट्रेस है इसकी वैल्यू डिक्रीज होएगी। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू आर बाई जेड की डिक्रीज होएगी, वैसे वैसे जो वर्टिकल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू डिक्रीज होएगी। इसने बोला ये बात। ठीक है भाई। इसने बोला सेकंड, इफ आर इज कांस्टेंट, मतलब रेडियस कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इफ आर इज कांस्टेंट। ठीक है भाई। अगर आर कांस्टेंट होगा, अब है ना, हमने आर को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है भाई। मान लो कि ये जेड डेप्थ है, ठीक है, और हमने आर को कांस्टेंट मान लिया। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे आर बाई जेड की वैल्यू है आर बाई जेड, आर बाई जेड, इस तरफ और इस तरफ,
मतलब इन्होंने बोला कि आर बाई जेड की वैल्यू जब जीरो होगी ना, तब तो ये आर बाई जेड की जब वैल्यू 2/3 होएगी, सॉरी जीरो नहीं, आर बाई जेड इज इक्वल्स टू √2/3 जब होएगी, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसने ये बात बोल ली। ठीक है भाई। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये एंगल कितना होगा, ये बीटा एंगल, हम निकाल देंगे। बीटा क्या होता है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर बाई जेड की वैल्यू दे रखी है √2/3, सो बीटा निकल जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आर भी वेरी कर, यहाँ पे आर जेड कांस्टेंट था बट आर वेरी कर रहा था, रेडियस वेरी कर रहा था, वेरी, यहाँ पे आर कांस्टेंट था बट जेड वेरी कर रहा था। मान लो कि जेड डेप्थ यहाँ पे थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी स्ट्रेस की, यहाँ पे जेड जेड की वैल्यू मान लो कि 2 थी तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आई है, और यहाँ पे आर बाई जेड की वैल्यू 2/3 थी तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आई है। ठीक है भाई, ये इसका मतलब। उसके बाद हम देखते हैं अगर इफ, थर्ड केस, इफ आर एंड जेड बोथ वेरीज, तो क्या होएगा। अगर आर भी वेरी कर रहा है और जेड भी वेरी कर रहा है तो क्या होएगा भाई, तो आइसोबार्स बनेंगे, आइसोबार्स, इस तरह के कुछ आइसोबार्स बनेंगे। ये आर बाई जेड, ठीक है भाई, ऐसे आइसोबार्स बनेंगे। आइसोबार्स है ये, आइसोबार्स, आइसोबार्स मतलब, आइसो मतलब सेम, एंड बार्स मतलब प्रेशर। ठीक है भाई, नोट कर लो इस चीज को। बोस्किंस के बाद आए भाई वेस्टरगार्ड भैया। वेस्टरगार्ड भैया ने क्या बोला कि इन्होंने आइसोट्रोपिक की जगह नॉन आइसोट्रोपिक सोयल ले ली, नॉन आइसोट्रोपिक सोयल। और एक्चुअली में भी नॉन आइसोट्रोपिक सोयल ही होती है, परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में कुछ, वाई डायरेक्शन में कुछ, एक्चुअल में भी यही होती है। इन्होंने भी होमोजीनियस सोयल मानी, होमोजीनियस। ठीक है भाई। सो इन्होंने बोला कि इन्होंने अपना अलग फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि सिग्मा वी वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू क्यू बाय जेड स्क्वेयर। अब इन्होंने के डब्ल्यू की वैल्यू दी, हमने पहले पढ़ा था के बी इज इक्वल्स टू 3/2 पाई 1/1 प्लस आर स्क्वेयर बाय जेड स्क्वेयर की पावर 5/2। अब हम क्या करते हैं, जो ये 3/2 है ना, इसको तो ऊपर ले जाते हैं, 1 बाय, और 1/पाई को रख देते हैं सिर्फ यहाँ पे, 1/1 प्लस आर स्क्वेयर बाय जेड स्क्वेयर 3/2, और यहाँ पे है ना 2 और लगा देते हैं एक। ये बन गया फॉर्मूला के डब्ल्यू का। ठीक है भाई। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने बोला जब आर बाय जेड की वैल्यू जीरो है ना, तब मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी यहाँ पे। ठीक है भाई। और जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैल्यू आर बाय जेड की, तो ये घट रहा है सिग्मा भी, ये जेड डेप्थ है, कांस्टेंट डेप्थ मान ली, और जब आर बाय जेड डिक्रीज हो रहा है तब भी ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई। अब हमने वेस्ट उसमें बोस्किन्स में पढ़ा था कि ये वैल्यू थी कुछ ऐसे ज्यादा, और इसमें वैल्यू आई है कम। ठीक है। आप है ना 1/पाई की वैल्यू 1 और पहले जो 3/2 पाई की वैल्यू रखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू कम आएगी और ये वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है। अब इसने बोला कि ये किसी आर बाय जेड की वैल्यू पे मीट भी कर रहा है। सो ये आर बाय जेड की वैल्यू क्या होएगी, क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार,
R by Z is equals to 1.52 at which both result gives same, at which both theories gives same result। ठीक है भाई। उसके बाद स्ट्रेस ड्यू टू सर्कुलर लोडिंग। पहले तो थी भाई एक पॉइंट लोड, अब मान लो कि सर्कुलर लोडिंग है, जैसे कि ये लोड है Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ये लोड है, और किसी जेड डेप्थ पे, ये मान लो जेड डेप्थ है, और इस जेड डेप्थ पे हमको सिग्मा वी निकालना है, ये पॉइंट पी मान लिया, यहाँ पे हमें सिग्मा वी निकालना है। सो इसके लिए फॉर्मूला दिया है एक, सिग्मा वी इज इक्वल्स टू के बी क्यू बाई जेड। ठीक है भाई। अब ये के बी वो नहीं है जो पहले था, ये के बी अलग है। ठीक है, कभी ये के बी वही सोच लो जो पहले था। सो इसके लिए के बी क्या होएगा भाई, एज्यूम कि ये आर रेडियस है, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर द रूट, ये हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ गया। ठीक है भाई। और के बी की वैल्यू क्या होती है, के बी इज इक्वल्स टू 1 - कोस क्यूब अल्फा। ठीक है भाई। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल होता है ये एंगल अल्फा होता है, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा है कि टेंजेंट टेन थीटा या टेन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सॉरी, हमको निकालना है कोस क्यूब अल्फा, मतलब कोस की वैल्यू निकालनी है। सो कोस अल्फा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे जेड, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो के भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा भी आ जाएगा। ठीक है भाई। एंड इस फॉर्मूले में ना ये जेड नहीं है नीचे बस। देन उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रेस ड्यू टू, ये फॉर्मूला करेक्ट कर लेना भाई। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रिप फुटिंग। अब ये स्ट्रिप फुटिंग क्या है, स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विड्थ। नॉर्थ साइड घर घर बनते हैं हमारे, हरियाणा दिल्ली के में जो घर बनते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जब फुटिंग देते हैं ना, फाउंडेशन देते हैं, तो जहाँ पे वॉल होती है उसके नीचे एक वॉल की तरह एक फाउंडेशन देते हैं, उसी को ही हम स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो लेंथ होती है, जो वॉल होती है उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, और जो उसकी विड्थ होती है, जैसे ईंट की विड्थ वो छोटी होती है, तो एल बड़ी और बी छोटी। ठीक है भाई। मान लो कि स्ट्रिप फुटिंग ये ऐसी है। ठीक है, ये मान लो एल, ये मान लो बी। ठीक है, अब इसकी वजह से हमको निकालना है इस जेड डेप्थ पे एट पॉइंट पी सिग्मा वी। ये ये क्या होगा, वो निकालते हैं हम। इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई पाई। ठीक है भाई। और अब के क्या है, ये के इज इक्वल्स टू, के कॉन्स्टेंट है, थीटा प्लस साइन, थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, थीटा प्लस साइन थीटा, एंड सिग्मा वी क्या हो जाएगा, के, सॉरी, थीटा प्लस साइन थीटा क्यू बाई पाई। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, अब हमें निकालना है कि ये थीटा क्या है। सो ये थीटा क्या होएगा,
एज्यूम ये एंगल होता है भाई थीटा। अब हम थीटा डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, बट हम क्या निकाल सकते हैं कि ये बी था। सो मतलब ये जो हो जाएगा वो बी बाई टू हो जाएगा। हम थीटा बाई टू तो निकाल सकते हैं ना। टेंजेंट थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी बाई टू एंड बेस जेड। सो बी बाई टू अपॉन जेड, मतलब थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाई टू जेड। अब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे रखेंगे तो सिग्मा वी आ जाएगा। इसके बाद अगर भाई कोई रिटेनिंग वॉल हो, मतलब कोई आईआईडी हो, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन, मतलब कि इन्फ्लुएंस लाइन एक होता है, वो हम पढ़ेंगे एसए में। अगर मतलब कि जैसे रेल है, रेल चल रही है, हमारा घर है रेलवे स्टेशन के पास, अब रेल तो अपने ट्रैक पे चल रही है, उसकी वजह से हमारे घर के नीचे जो सोयल है, हमारे घर के नीचे जो मिट्टी है, किसी जेड डेप्थ पे, उस पे क्या स्ट्रेस आएगी, अब हम वो देखते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू या वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू इन्फ्लुएंस लाइन लोड, या फिर रिटेनिंग वॉल। अगर क्वेश्चन में आ जाए रिटेनिंग वॉल है तो उसकी वजह से क्या लोड होएगा हमारी सोइल के नीचे, हमारी बिल्डिंग की सोइल के नीचे, तो वो निकालना है। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू सिग्मा वी इज इक्वल्स टू टू बाई पाई क्यू जेड, वन बाय में वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाई जेड स्क्वेयर की पावर टू। ठीक है भाई। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर लोड लग रहा है और उसकी वजह से वर्टिकल स्ट्रेस क्या होएगा। सो ड्यू टू रेक्टेंगुलर लोड, मान लो कि ये रेक्टेंगुलर लोड है, ये ऐसा है, ये तो स्क्वायर टाइप बन गया। मान लो कि एज्यूम ये है, बन गया रेक्टेंगुलर, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ होगी। अब लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू विड्थ, ये तो स्ट्रिप फुटिंग में भी था, बट स्ट्रिप फुटिंग में क्या था, लेंथ बहुत बड़ी थी एज कम्पेयर टू विड्थ। यहाँ पे बहुत बड़ी लेंथ नहीं है, यहाँ पे लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं है, बट इतनी बड़ी भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है भाई, ये होती है रेक्टेंगुलर लोडिंग। अगर रेक्टेंगुलर लोडिंग लग रही है, मान लो कि क्यू लोड लग रहा है कुछ, इसकी वजह से स्ट्रेस निकालना है, तो कॉर्नर पे स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है एट जेड डेप्थ। सो वो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी अब एक सिग्मा वी इज इक्वल्स टू के क्यू। आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, बट ये फॉर्मूला बिल्कुल भी आसान नहीं है, याद भी नहीं होता इवन ये। सो के इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई इंटू टू एम एन। ठीक है भाई, प्लस अंडर द रूट एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस वन, डिवाइडेड बाय जो अंडर द रूट में था वही सेम, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस वन प्लस एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस टू, डिवाइडेड बाय में एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस वन, अब प्लस टेन इनवर्स जो यहाँ पे था ना वही सेम।
2mn प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में m स्क्वायर n स्क्वायर। सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस है इसमें और इसमें, ये होता है k का फॉर्मूला। ठीक है भाई, और k के फॉर्मूले में ये m क्या है और n क्या है, m इज इक्वल्स टू b बाय जेड एंड n इज इक्वल्स टू l बाय जेड। ये क्वेश्चन आता ही नहीं है क्योंकि भाई बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कि ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे कोई लोड लग, यहाँ पे इसके नीचे इसके किसी जेड डेप्थ पे हमें निकालनी है स्ट्रेस जेड डेप्थ पे। अब हमने तो भाई कॉर्नर पे निकालना सीखा है, कॉर्नर के लिए फॉर्मूला सीखा है, इसके लिए तो सीखा ही नहीं। क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये सॉरी पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब जो ये सिग्मा वी क्या हो जाएगा, टोटल सिग्मा वी इज इक्वल्स टू सिग्मा वी ड्यू टू पार्ट 1 प्लस सिग्मा वी ड्यू टू पार्ट 2 प्लस सिग्मा वी ड्यू टू पार्ट 3 प्लस सिग्मा वी ड्यू टू पार्ट 4। ठीक है भाई, सो ये था भाई चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक और आता है कि हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम एक नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे जहाँ पे कंसेप्ट यूज होएगा, सेटलमेंट निकालते टाइम हम उसको सीख लेंगे। ठीक है भाई, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।